आज डिस्कस करेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग यूपी पीसीएस या यूपी का जो आरओ या आरओ का एग्ज़ाम है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब ब्रिटिश रूल जब हमारे इंडिया में था उस समय की बात की गई है। यहाँ आपको बताना है कि इन इंडिया होम चार्ज फॉर्म इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंड कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्ज। होम चार्ज आप जानते हैं कि इंडियंस का जो पैसा था या भारतीय लोगों का पैसा जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट विदेशों जो अपनी मतलब आर्मी थी उसके ऊपर खर्च करती थी। वो बहुत सारे अपने खर्च थे उसके ऊपर खर्च करती थी, जिसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम की एक थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे जो मतलब इंडिया की वेल्थ थी वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास या इंग्लैंड चली गई। आपको बताना है कि यहाँ पे जो वेल्थ था उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहाँ-कहाँ यूज़ किया। तो पहला ऑप्शन है कि फंड यूज्ड टू सपोर्ट इंडियन ऑफिस इन लंदन, बिल्कुल सही है एकदम। दूसरा है कि फंड यूज्ड टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है फंड यूज्ड फॉर रेजिंग बार आउटसाइड इंडिया बाय ब्रिटिश। तो फ्रेंड्स ये गलत है, बार से रिलेटेड यहाँ पे अभी कोई नहीं हुआ था, बट जो इन फंड वाज यूज्ड टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी पर्सन या लोग थे भारत में काम करते थे उनको सैलरी देने के लिए इंडिया की जो बिल थी या इंडिया के रुपए खर्च होते थे, ठीक है। और जो इंडियन ऑफिस था लंदन में उसके भी रख रखाव के लिए खर्च होता था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 एंड 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो देख सकते हैं कि होम चार्ज रिफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इंग्लैंड, ओके, बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ये सारे चार्ज को पे करता था। होम चार्ज कंसिस्ट और जो होम चार्ज थे वो परचेज ऑफ मिलिट्री स्टोरेज के रूप में भी थे, एक्सपेंडिचर ऑन इंडियन ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट, ओके, इंटरेस्ट ऑन रेलवे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नॉन इफेक्टिव चार्ज ऑफ आर्मी। सो आर्मी के ऊपर जो भी होता था उससे भी रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है कि स्टेम्पल कमोडिटीज अब एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल टू मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। तो आपको बताना है कि जो स्टेपल कमोडिटीज जो थी जो एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एक्सपोर्ट किए जाते थे उस कमोडिटीज़ के बारे में बताना है जो कि भारत से करती थी वो। तो यहाँ पे जो रॉ कॉटन है, ऑयल सीड एंड ओपीएम, शुगर, साल्ट, जिंक, यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइस एंड टी या कॉटन, सिल्क, साल्ट, पीटर एंड ओपीएम। आई थिंक यही हैं, देखते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 7th century and early 8th century, Bengal had begun to emerge an essential source of supply that East India Company could capture for selling Europe goods. Purchased from Bengal include cotton, cloth, opium, sugar and silk. Okay. क्वेश्चन है इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 9th सेंचुरी वाज। तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल भारत में था उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको इंडिया पे बताना है। तो ये कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल बंद कर दिया था, ओके, मशीन मेड हैंडीक्राफ्ट ने, ओके। ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ऑन फैक्ट्रीज, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सो कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जो है जो एक यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। तो आप इसको याद रखें, ठीक है। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल इन 19th century. So a commercialization of agriculture was a result of British rule in India in 19th century. Farmers were forced to grow, आपने नाम ही सुना होगा इंडिगो का, जो कि एक कमर्शियल क्रॉप थी, ओके। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन फार्मर्स को फोर्स करती थी इसको ग्रो करने के लिए। आपने सुना होगा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जिसको कि लीड किया था महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी का इंडिया में ये पहला सत्याग्रह था। चंपारण आपको पता ही होगा कि ये
बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वहाँ इंडिगो से रिलेटेड मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ के फार्मर्स को इंडिगो एक डाई थी, उसको ग्रो करने के लिए फोर्स करती थी। और एक तिनकतिया सिस्टम था जिसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट होती था। इन सबको याद रखें। गांधी जी ने जब इसका प्रोटेस्ट मतलब so British government introduced different land revenue system different part of India। यहाँ पे assertion है and other region। assertion है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। आपने सुना ही होगा रैयतवाड़ी महलवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट लीड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन रिसेंटली। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर है वो है बोथ, यानी असर्शन और ओरिजिन बोथ आर ट्रू। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड रेवेन्यू के जो रूल थे या सिस्टम थे उनको बनाया था, और जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे क्लास का इवोल्यूशन हुआ, जैसे ज़मींदार लोगों का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, रैयत का इवोल्यूशन हुआ, मनी लेंडर्स का इवोल्यूशन हुआ, बोल सकते हैं। So British government followed different land revenue system in different part of India। These system were permanent settlement, बहुत ही important आप लोगों ने सुना होगा रैयतवाड़ी महलवाड़ी। तो परमानेंट सेटलमेंट जो था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा एंड महाराष्ट्र के साथ और यूपी में भी इंट्रोड्यूस किया था। 19% ऑफ इंडिया इंटायर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट था वो कितने परसेंट जो इंडिया की ज़मीन है उस पर इम्प्लीमेंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो 19% और रैयत बयारी जो था 51%। ओके। क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका नाम आपने सुना ही होगा। अभी मैंने बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ है, बंगाल बिहार। ओके। क्वेश्चन परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर। तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1793 यानी 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। ये रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू का सिस्टम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसको इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे। क्योंकि 1793 की बात हो रही है, तब तक गवर्नर जनरल ही होते थे, और गवर्नर जनरल होते थे, सही बात है। 1858 में वायसराय बने। क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट इन रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली इन बंगाल मद्रास एंड पंजाब। मद्रास एंड बंगाल, पंजाब एंड तो है मद्रास एंड बंगाल। देखते हैं। सो परमानेंट सेटलमेंट was introduced in Bengal, Bihar, Odisha, Banarasi of UP, while Rayatwari system was introduced in Madras and some part of Mumbai, Eastern Bengal, and Assam. Okay. And the next important question here, friends, is Sir Thomas Munro is associated with land revenue system। तो सर थॉमस मुनरो आपको बताना है कि ये किस लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड हैं। परमानेंट अभी मैंने बताया ये कॉर्नवालिस से रिलेटेड है, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। सो ये हैं रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। रैयतवाड़ी सेटलमेंट मद्रास एंड बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंग्लिश इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सिस्टम फॉर फर्स्ट टाइम इन बंगाल प्रेसिडेंसी, आगरा, बॉम्बे, मद्रास। तो ये है रैयतवाड़ी system was method of revenue collection in British India। It was prevalent most of the southern Indian। ओके। मद्रास प्रेसिडेंटी में इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1820 और 1827 में। ही वाज गवर्नर ऑफ मद्रास।
क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसिडर फॉलोइंग। रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीसेंट, तो गवर्नमेंट बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट गेव पट्टाज टू रैयत, बिल्कुल सही है। लैंड वर्स सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टेस्ट, बिल्कुल सही है। यानी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है। रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में आपको याद रखना है कि रेंट वाज पेड डायरेक्टली पीसेंट टू गवर्नमेंट। तो पीसेंट जो थे वो रेंट जो थे डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते थे, बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं था। गवर्नमेंट के पट्टा टू रैयत। ओके। देखिए, थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सिस्टम इन 1820, यानी 1820 में जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। मेजर एरिया इंक्लूड मद्रास, बॉम्बे एंड सम पार्ट ऑफ असम। ओके। रैयत वाड़ी सिस्टम ओनरशिप राइट ओवर हैंडेड ओवर पीसेंट। ओके। तो पीसेंट के पास ओनरशिप थी, ये भी याद रखें। लैंड बट ड्राई 60%, irrigated एरिया। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज फर्स्ट टी कंपनी इन असम एस्टेब्लिश्ड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि असम में पहली टी कंपनी कब एस्टेब्लिश है। असम टी कंपनी वाज फाउंड इन इंग्लैंड इन 1839। असम टी कंपनी। विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख, असम कंपनी विद हेडक्वार्टर इन नाजीरा इन असम, ओल्डेस्ट टी कंपनी। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंट करेक्टली डिफाइन ड्रेन थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में आपने सुना ही है। ऐसे ही ड्रेन थ्योरी ऑफ, क्योंकि दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रोपाउंड की थी, उसके बारे में बताना। दैट ब्रिटिश वुड ब्रिंग इम्पोर्टर टू कंट्री, दैट पार्ट ऑफ AC, and British industrialists were being given an opportunity to invest in India and the protection of imperial power. Okay. So जो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स है वो है that a part of Indian nationalist wealth or total annual product was being exported to British, for which India got no material return. So Dadabhai Naoroji, known as Grand Old Man of India, focused on drain of wealth from India to England through colonial rule. One of the reasons that drain theory is attributed to Naoroji was his decision to estimate national profit.